बेटा जो नया टॉपिक हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है ईसीजी। ईसीजी, अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो ईसीजी टर्म है इसकी दो फुल फॉर्म है बेटा। पहली फुल फॉर्म होती है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और एक होता है जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ध्यान ये दीजिएगा, जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है ये एक मशीन का नाम होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक मशीन है और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है ये वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो इस मशीन की मदद से बनाया जाएगा। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक मशीन है जो इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को तैयार करती है। अब बात यह है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस चीज का बनाया जाएगा इस मशीन की मदद से। तो बेटा जो हार्ट एक्टिविटी है उसको मॉनिटर करके इस ग्राफ को तैयार किया जाता है। और यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, अगली बात मैं ये लिख रहा हूं कि ईसीजी तैयार किया जाता है या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम तैयार किया जाता है किस चीज के लिए? टू मॉनिटर हार्ट एक्टिविटी। हार्ट एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए हम ईसीजी करते हैं। हम ईसीजी करेंगे बेटा, हम ईसीजी करेंगे। और ईसीजी जो होती है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, ईसीजी में हम तीन इलेक्ट्रिकल लीड को यूज करते हैं। इन तीन इलेक्ट्रिकल लीड में से जो दो लीड्स होती हैं उनको तो दोनों रिस्ट पे लगाया जाता है। दो लीड्स को हर हाथ की रिस्ट पे लगा दिया जाता है, ऑन ईच रिस्ट। और एक लीड को लगाया जाता है बेटा लेफ्ट एंकल पे, लेफ्ट एंकल के ऊपर। ठीक है जी। तो इसमें हमें 5 वेव बन के आती हैं। उसे बताने से पहले मैं ये और बता देता हूं कि इसको डिस्कवर किसने किया था। तो इसको डिस्कवर करने का क्रेडिट जाता है एक साइंटिस्ट को जिनका नाम था बेटा एंथोविन। एंथोविन ने जो है इस टेक्निक को दिया था, तो उन्हें हम लोग फादर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहते हैं। क्या नाम था उनका? एंथोविन। अब यहाँ पे हमारे पास में 5 वेव आती हैं बनके PQRST, जिसमें से एक P वेव अलग होती है, QRS वेव अलग होती है और T वेव अलग होती है। P वेव अलग होती है, QRS वेव अलग होती है और T वेव अलग होती है। इस बात का आप ध्यान रखना। तो इसमें इस लाइन में यहाँ पे एक बेस लाइन तैयार होती है। अब इस बेस लाइन के ऊपर जो भी हमारे पीक्स आते हैं, जैसे P, R और T, जो भी इस बेस लाइन से ऊपर होंगे, ये क्या है? ये बेस लाइन है। तो इस बेस लाइन से ऊपर जो भी पीक्स आएंगे वो पॉजिटिव वेव कहलाते हैं और इस बेस लाइन से नीचे जो भी पीक्स आते हैं उन्हें हम नेगेटिव वेव कह देते हैं। अब इसमें अलग अलग वेव अलग अलग चीजों को बताती है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पी वेव से। देखिए, पी वेव बताती है किस चीज को? एट्रियल सिस्टोल को, या मैं कहूं एट्रियल डीपोलराइजेशन को। एट्रियल डीपोलराइजेशन को शो करती है पी वेव। पी वेव क्या शो करेगी? एट्रिया के अंदर जो सिस्टोल होगा, जो एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है, उस चीज को पी वेव शो करती है। तो एट्रियल सिस्टोल या एट्रियल डीपोलराइजेशन या एट्रियल एक्शन पोटेंशियल को हम शो करते हैं पी वेव से।
अब यहाँ पे जो QRS कॉम्प्लेक्स होता है, ये QRS कॉम्प्लेक्स वेव जो है, इस पूरे कॉम्प्लेक्स का काम है किस चीज को रिप्रेजेंट करना, ये बेटा वेंट्रिकल के या वेंट्रिकुलर सिस्टोल को, या मैं कहूं वेंट्रिकल वाले पार्ट के डीपोलराइजेशन को, वेंट्रिकल वाले पार्ट के डीपोलराइजेशन को ये QRS वेव कॉम्प्लेक्स तैयार करता है। ठीक है, QRS वेव कॉम्प्लेक्स, ये पूरा QR और S, ये पूरा क्या शो कर रहा है, ये शो करता है बेटा, मैं दूसरे कलर से लिख दे रहा हूं, ये शो करता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल को या वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को, और वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को शो करने के बाद में लास्ट में जो टी वेव आती है हमारी, वो शो करती है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। टी वेव क्या शो करती है, ये शो करती है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को टी वेव शो करती है बेटा। ठीक है जी। अब ये जो तीनों टर्म लिखे हैं, इसमें मैं एक टर्म और ऐड कर रहा हूं, एक्शन पोटेंशियल डीपोलराइजेशन के लिए एक टर्म और यूज कर रहा हूं, एक्शन पोटेंशियल। इस बात का मतलब जानिएगा, ये जो डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन है, ये सब क्या होता है। देखिए, आप इस बात को तो जानते होंगे कि हार्ट के अंदर कार्डियक इंपल्स को तैयार किया जाता है, और उसको तैयार करने का काम एसए नोड का होता है, इसलिए एसए नोड पेसमेकर कहलाता है। अब इसको प्रिपेयर कर लिया, ठीक है, उस इंपल्स को तैयार कर लिया, उसको भेज दिया गया। अब भेजने के बाद में उस इंपल्स को पहले तो ये बात करेंगे कि वो इंपल्स बनी कैसे। तो बेटा वहां पे कुछ चार्ज होते हैं, जिन चार्जेस का आपको रोल समझना है, और वहीं पे आपको ये सारी बातें मैं समझा दूंगा, पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, ये सारी बातें आपको उसी पॉइंट में समझ में आ जाएंगी। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कि ये एसए नोड था। अब यहाँ पे बात करेंगे कि एसए नोड में इंपल्स कैसे बनती है, या डीपोलराइजेशन का मतलब क्या है। देखिए, जब भी हार्ट डायस्टोल रिलैक्स स्टेट पे होता है, तो उस समय डायस्टोल वाले समय हार्ट के जो कार्डियक मस्कुलेचर है, उसका अगर हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल निकालना चाहें या मेम्ब्रेन पोटेंशियल निकालना चाहें, तो माइनस में होता है, -70 से लेकर -90 मिली वोल्ट तक हो सकता है। तो सपोज ऐसे नोड क्या था, ऐसे नोड में जब हार्ट डायस्टोल वाली कंडीशन पे था, तो उस दौरान क्या हो रहा होगा, तो इस ऐसे नोड की एक सेल में क्या हो रहा होगा, जब हार्ट डायस्टोल पे है, मतलब जब हार्ट रिलैक्स कर रहा है, जब हार्ट रेस्टिंग कंडीशन पे है, तो रेस्टिंग कंडीशन पे अंदर की तरफ ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, उस कंडीशन में बाहर कंपैरेटिवली पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है, पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ ज्यादा होगा। तो इस कंडीशन को हम लोग कह देते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इसको हम लोग नाम देते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, या इसी का दूसरा नाम होता है क्या, पोलराइज्ड स्टेट। इसी को हम कहते हैं पोलराइज्ड स्टेट। ठीक है, पोलराइज्ड स्टेट। और पोलराइज्ड स्टेट क्या होती है, -90 मिलीवोल्ट तक हो सकती है, -90 मिलीवोल्ट तक हो सकती है। अब क्या होता है, अब हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करना है, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वहां पे इंपल्स चाहिए, कार्डियक इंपल्स चाहिए, या वहां पे कोई एक्साइटेशन वेव की जरूरत है, या वो एक्साइटेशन वेव कैसे बनाया जाएगा उसकी हम बात कर लेते हैं। तो एक्साइटेशन वेव बनाने के लिए यहां पे क्या किया जाता है, इस सेल के अंदर कुछ पॉजिटिव चार्ज आयंस आके भरने शुरू होंगे, और पॉजिटिव चार्ज जब आयन अंदर की तरफ आएंगे,
तो अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो जाएगा मुकाबले नेगेटिव चार्ज के, और बाहर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाता है उस सेल में। तो जब कोई सेल यहां पे क्या थी, अंदर नेगेटिव थी, यहां पे क्या हुआ, नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ। तो ऐसी कंडीशन में जब ये नेगेटिव से पॉजिटिव जाती है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं डीपोलराइजेशन स्टेट। इसे क्या कहते हैं, डीपोलराइजेशन, पोलराइजेशन स्टेट या डीपोलराइज स्टेट। और इसी को हम लोग यहाँ पे पोलराइज्ड स्टेट को हम लोग कह देते हैं। यहाँ पे जो हुआ है ये एक्शन पोटेंशियल कहलाएगा, ये एक्शन पोटेंशियल कहलाएगा। जैसे पोलराइज यहाँ पे था रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ऐसे डीपोलराइजेशन को एक्शन पोटेंशियल कह देते हैं। जैसे पोलराइज स्टेट को रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहा गया, ऐसे डीपोलराइजेशन को एक्शन पोटेंशियल कहा जाता है। अब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के बाद में, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के बाद में ये वापस फिर से रेस्टिंग स्टेट पे जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि हमेशा कॉन्ट्रैक्ट ही करता रहेगा। ये डीपोलराइजेशन जैसे जब डायस्टोल या रिलैक्स था, जब रेस्ट में था तो ये हुआ था, और जब ये सिस्टोल कर रहा था तो उस दौरान ये हो रहा होगा, डीपोलराइजेशन हो रही होगी। अब ये वापस उसी कंडीशन में जाना चाहता है, रेस्टिंग कंडीशन में। तो जब रेस्टिंग कंडीशन में ये लौटेगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, जब पहले क्या हुआ था, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ गया, क्या हुआ था, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ गया। अब अंदर पॉजिटिव है तो अब पॉजिटिव से वापस नेगेटिव की तरफ आएगा। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज आयन भरे थे इसके अंदर आके, अब वो पॉजिटिव चार्ज फिर से बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे फिर से अंदर की तरफ आपको नेगेटिव मिलेगा। तो इस कंडीशन में जब ये पॉजिटिव से नेगेटिव में आएगा तो उस कंडीशन को हम लोग कह देते हैं रीपोलराइजेशन। क्या कह देते हैं, रीपोलराइजेशन। ठीक है, रीपोलराइजेशन। ठीक है, तो जब डीपोलराइजेशन एट्रिया वाले पार्ट में, मतलब जब पॉजिटिव चार्ज, जब वो छोटा सा इंपल्स जब एट्रिया वाले पार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा होगा तो एट्रियल पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन को पी वेव शो कर रहा है। जब वेंट्रिकल वाला सिस्टोल कर रहा होगा या एट्रिया के अंदर वो एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो रहा, वेंट्रिकल के अंदर जब वो एक्शन पोटेंशियल फैल रहा होगा जिसकी वजह से वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा, वो शो करेगा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब इसमें भी और कॉम्प्लेक्स है कि भाई जो क्यूआर होता है ये स्टार्टिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल को दिखाता है, और आरएस कॉम्प्लेक्स एक्चुअल कॉन्ट्रैक्शन वाली स्टेट को दिखाता है। लेकिन आप क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को कंप्लीटली ये याद रख सकते हो कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल या डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल को ये शो करता है। और उसके बाद में जब ये वापस रेस्टिंग कंडीशन पे आ रहा होगा, रीपोलराइजेशन पे आ रहा होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रहा होगा, तो उस रीपोलराइजेशन को टी वेव शो करने वाली है। मेरी बात समझिएगा, मैं एक डायग्राम और बना रहा हूं, उससे ये सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। और फिर भी क्लियर ना हो तो मुझे कमेंट में बताना, मैं दोबारा फिर समझाऊंगा। देखिए यहाँ पे ये कार्डियक एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए मैं एक ग्राफ सा बना रहा हूँ। यहाँ पे ये -90 मिलीवोल्ट है, ठीक है, यहाँ पे -50 मिलीवोल्ट है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे +10 है। तो पहले हर्ट क्या था, वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पे था, -90 पे था। तो यहाँ पे जब ये था तो इसे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल या पोलराइज स्टेट मैंने कह दिया। अब क्या हुआ, ये हर्ट जब पॉजिटिव चार्ज अंदर आने लग गए तो ये धीरे धीरे पॉजिटिव की तरफ बढ़ना शुरू हुआ, 0 की तरफ बढ़ना शुरू हुआ। तो जब ये 0 की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा था तो उस कंडीशन को हम लोग कह देते हैं डीपोलराइजेशन स्टेट या डीपोलराइज स्टेट, या इसी को जैसे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कह देते हैं, इसको कह देंगे एक्शन पोटेंशियल। और ये क्या होगा, ये पहुंचेगा +10 से ऊपर तक। ठीक है, यहाँ ये +10 तक पहुंचा बेटा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। यहाँ पे ये +10 तक पहुंचा और फिर उसके बाद में वो वापस फिर रेस्टिंग स्टेट पे आएगा ना। ऐसा तो नहीं है कंप्लीटली हमेशा ही एक्शन पोटेंशियल रहेगा या सिस्टोल ही करता रहेगा, वो फिर से डायस्टोल रिलैक्स पोजीशन पे आएगा। तो जब वो इस कंडीशन से वापस यहाँ पे लौट रहा होगा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे, तो उस कंडीशन को हम लोग कह देते हैं रीपोलराइजेशन। इस कंडीशन को हम लोग नाम देते हैं
रीपोलराइजेशन स्टेट। ठीक है, तो ये रीपोलराइजेशन से क्या होगा, ये एक्शन पोटेंशियल से वापस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे पहुंच जाएगा। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से जब ये एक्साइटेशन स्टेट पे पहुंचेगा पॉजिटिव की तरफ तो डीपोलराइजेशन, और फिर जब रिलैक्स पोजीशन पे आएगा तो रीपोलराइजेशन, डी और री। ये बात आपको समझ में आनी है। इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी समझ लीजिए। अगर इन वेव में से कोई भी वेव डिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब सही से नहीं बन के आ रही जैसी ओरिजिनली उसे बनना चाहिए था, तो ऐसी कंडीशन में ये किसी हार्ट डिजीज या एबनॉर्मेलिटी को शो करता है, इसीलिए इसका बहुत बड़ा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी होता है।